आज काली नेगी अपने पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड से दिल्ली आ रहे थे। माँ, क्या दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी? हाँ होगी, बहुत बड़ी। और मेरी स्कूल कैसी होगी? वो भी बहुत बड़ी होगी और वहाँ इंग्लिश सिखाएंगे। तू हमारे परिवार की पहली लड़की होगी जो इंग्लिश पढ़ेगी। हाँ माँ, मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। नेगी परिवार बहुत खुश था क्योंकि आज उनका बड़े शहर में रहने का सपना पूरा होने वाला था। दिल्ली में नेगी परिवार ने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और वहाँ हंसी खुशी रहने लगी। जल्दी ही अंतरा का एडमिशन भी एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया। अब रोज काली नेगी अपनी बेटी अंतरा को पहले स्कूल छोड़ने और फिर खुद अपने काम पर चले जाते। काली नेगी एक इलेक्ट्रिशियन थे जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में वायरिंग का काम करते थे। दोपहर में कविता अपनी बेटी को स्कूल से ले आती और फिर माँ बेटी एक साथ टीवी देखा करते। हर संडे जब पूरा परिवार साथ रहता तो वो लोग उत्तराखंड के मशहूर पकवान बनाया करते थे और इनमें सबकी फेवरेट थी मोमोज। वाह मम्मी, क्या टेस्टी बने हैं। अरे तूने तो वो चटनी चखी ही नहीं। कुछ मुझे भी दे दो। ये लो पापा, खाओ। इस तरह इस परिवार की दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहुत अच्छी कट रही थी। 4 साल बीत गए। अब अंतरा 9th क्लास में पढ़ती थी, पर आज भी काली नेगी उसे स्कूल छोड़ा करते थे। फिर वो अपने काम पर चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन हादसा हुआ। जब काली नेगी किसी तार को जोड़ रहे थे, उन्हें जोर का झटका लगा। वो करंट से छटपटा रहे थे। एक आदमी ने काली के हाथों पर लकड़ी से मारा, तब जाकर वो तारों से अलग हुए। उन्हें सीधा हॉस्पिटल भर्ती किया गया। डॉक्टर, वो कैसे है? डॉक्टर, वो कैसे है? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। मम्मा, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना मम्मा? हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? बिजली के झटके से काली नेगी 24 घंटों के लिए बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो उनका दाहिना हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने जब अच्छे से एग्जामिन किया तो पता चला कि उनका दाहिना साइड पैरालाइज्ड हो गया है। नेगी परिवार पर दुखों का तूफान आ चुका था। कुछ दिनों बाद काली नेगी से मिलने उनके सीनियर ऑफिसर आए। उन्होंने काली नेगी के हाथ में 2 लाख रुपए का एक चेक रख दिया। इस वक्त मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। नेगी परिवार निराश हो चुका था। 1 महीना काली नेगी हॉस्पिटल में ही थे। फिर उन्हें व्हीलचेयर पर बिठा के घर वापस लाया गया। घर आते ही काली नेगी परेशान हो गए। अब इस घर का किराया कैसे देंगे? अंतरा के स्कूल की फीस का क्या होगा? ये 2 लाख रुपए कितने टाइम चलेंगे? कविता, मैं सोच रहा हूँ हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए। पर अंतरा की पढ़ाई, हम उसी के लिए तो यहाँ आए थे। अंतरा पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बने, यही तो हमारा सपना था ना। हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? शायद भगवान की यही मर्जी हो। अगर मैं चल फिर नहीं पाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? मैं सोच रही थी कि अगर मैं काम करूं तो। तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। छोटे मोटे काम से बहुत कम पैसे आएंगे। शायद घर का किराया भी ना निकल पाए। पापा, अगर मम्मी मोमो बनाकर बेचे तो? क्या? हाँ पापा, मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि मम्मी बेस्ट मोमो बनाती है। अगर मम्मी मोमो बेचे तो शायद हम यहीं रह पाएंगे। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। पर तू अकेली कैसे सब करेगी? मैं अकेली कहाँ हूँ? अंतरा है ना, वो मेरी मदद कर देगी। पर कुछ नहीं, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद कविता और अंतरा ने एक चौराहे पर मोमो का ठेला डाला। दोनों माँ बेटी मिलकर सारे काम करते थे।
शुरू शुरू में बहुत कम ग्राहक थे, पर जैसे जैसे लोगों ने उनके मोमोज चखे, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके ग्राहक बढ़ने लगे। अब अक्सर ठेले के पास भीड़ लगी रहती थी। माँ बेटी बहुत खुश थे कि उनकी ये कोशिश रंग ला रही थी। पहले महीने जब उन्होंने पैसे गिनने शुरू किए, 11,100। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं ना कहती थी कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। अंतरा अब रोज स्कूल से आकर अपनी मम्मी का हाथ बटाया करती थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस चल पड़ा था। अब उनका ठेला एक दुकान में बदल चुका था और मोमो की दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। 3 साल बीत गए। छोटी सी मोमो की दुकान एक बड़ा मोमो फ्रेंचाइजी बन चुकी थी। अब इस दुकान में बहुत सारे नौकर काम किया करते थे। काली नेगी का इलाज भी बड़े हॉस्पिटल में हो रहा था और धीरे धीरे वो भी अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। मम्मी, मुझे यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। अरे वाह! तू विदेश में पढ़ाई करने जाएगी, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। और ये सब तुम दोनों की मेहनत की वजह से हुआ। सिर्फ हम दोनों की नहीं, हम सब की। और अब तो सब कुछ ठीक हो गया। तो रोना धोना बंद करो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अंतरा विदेश जाने वाली है। अंतरा पढ़ाई करने यूएस चली गई। कविता और काली के सारे सपने पूरे हो गए। अगर मुसीबत के समय उन लोगों ने हार मान ली होती तो आज उनके सारे सपने अधूरे ही होते। नंदनपुरी एक छोटा सा लेकिन खुशहाल गांव था। चंदन इसी नंदनपुरी में रहने वाला काफी मेहनती लड़का था। चंदन एक दर्जी की दुकान में काम करता था, जिसमें वो काफी माहिर था। ये लीजिए बहन जी, आपका शरारा। जैसा आपने बोला था एकदम वैसा ही बनाया है। वाह चंदन भैया, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे आलिया भट्ट ने बद्री की दुल्हनिया में पहना था। शुक्रिया बहन जी। और आपने इसमें जो जरी का काम किया है ना, उससे इस शरारे में 4 चांद लग गए हैं। चंदन भैया, आपको ना दर्जी नहीं बल्कि डिजाइनर होना चाहिए। अब मेरी सहेली की शादी में सब लोग मुझे ही देखेंगे। ये लीजिए आपके पैसे। हाँ, फिर से सेवा का मौका जरूर दीजिए दीदी। जी जरूर। चंदन का मालिक उसके काम से काफी खुश हो जाता है और वो चंदन को इनाम देता है। ये लो राजू बेटा, तुम्हें बड़े दिनों से खिलौने चाहिए थे ना? हाँ पापा। और राजू की मम्मी, ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अच्छी, इसकी क्या जरूरत थी? तो फिर वापस कर देता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन नंदनपुरी में एक बड़ी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान खुल गई। उस दुकान में इतने नए तरीके के कपड़े थे कि चंदन के मालिक के दुकान पर ग्राहकों का आना कम हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदन और उसके मालिक के दुकान पर ग्राहकों का आना पूरी तरह से बंद हो गया। देखो भाई चंदन, मुझे बड़े ही दुख के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि पुश्तों से चली आ रही अपनी दुकान मुझे बंद करनी पड़ेगी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं मालिक? आज जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से ही तो हूँ। आपने ही तो मुझ जैसे गरीब को दर्जी काम सिखाया, जिस वजह से इतने साल इज्जत की रोटी कमा पाया हूँ। देखो चंदन, मैं तुम्हें तनख्वाह तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, लेकिन हम अगर गोदाम में मेरे दादाजी की एक सिलाई मशीन पड़ी है, अगर चाहो तो तुम ले जाओ। ठीक है मालिक। चंदन ने गोदाम से वो पुरानी सिलाई मशीन उठाई और उसे अपने घर ले आया। ये क्या है जी? क्या कहूँ, मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान शुरू हुई है, जिस वजह से मालिक ने अपनी दर्जी की दुकान बंद कर दी। अब
अब मेरे पास कोई काम नहीं है। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं घर घर जाकर किसी के पास कोई सिलाई का काम होगा तो पूछूंगा। जी, राजू ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपने सहेलियों से साड़ी और ब्लाउज का काम ले आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। राजू की आइडिया काम कर गई और चंदन को घर बैठे बैठे इतना काम मिल गया जिससे उसका गुजारा आसानी से हो जाए। राजू बेटा, मैं कुछ सामान लाने के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम जल्दी से ये सफारी सेठ भानु प्रताप के यहाँ और ये यूनिफॉर्म इंस्पेक्टर साहब के घर पहुँचा दो। कितनी अच्छी जैकेट है, पता नहीं मैं ऐसे महंगे कपड़े कब लूंगा। घर पे कोई नहीं है तो एक बार इसे पहनकर तो देख लो। राजू ने जैसे ही उस जैकेट को पहनकर आईने में देखा, तभी उसे दिखाई दिया कि वो उस जैकेट वाले बच्चे की तरह दिखने लगा है। अरे भगवान, मेरे चेहरे को क्या हो गया? और मेरी आवाज क्यों बदल गई? ये कैसे हो गया? अभी जैकेट पहनने से पहले तो मैं ठीक था। राजू ने डर के मारे वो जैकेट उतार दी और उसने देखा कि वो फिर से राजू बन गया है और उसकी आवाज भी नॉर्मल हो गई है। हाँ, अब मेरा चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया। राजू कुछ सोचकर वहाँ पड़ी एक चुनरी ओढ़ लेता है और उसे पहनते ही अब वो उस लड़की की तरह दिखने लगा और बोलने लगता है जिसकी ये चुनरी है। ओए माँ, ये कैसा जादू है? अब राजू जब वो चुनरी उतारता है तो वो फिर से पहले की तरह दिखने लगता है और तभी उसकी नजर उस सिलाई मशीन पर जाती है। अभी समझा, ये सब इस सिलाई मशीन की वजह से हो रहा है। इस पर जिसके कपड़े का काम होता है, उस कपड़े को पहनने के बाद आप उस कपड़े के मालिक का रूप ले लेते हैं। मतलब ये तो जादुई सिलाई मशीन है। अरे बाप रे, इस जादू के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि मुझे कपड़े पहुंचाने हैं। राजू कपड़े पहुंचाने के लिए जब सेठ भानु प्रताप के बंगले पर पहुंचता है, उसे दिखाई देता है कि सेठ भानु प्रताप के सामने गिरधारी गिड़गिड़ा रहा है। सेठ, मेरे पास उस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे भी छीन लेंगे तो मैं और मेरा परिवार हम सब कहाँ रहेंगे? वो सब कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। निकलो यहाँ से, मुझे शहर जाने के लिए देर हो रही है। इस सेठ ने तो सब गरीबों को लूटा है, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? राजू एक पेड़ के पीछे जाकर जैसे ही भानु प्रताप की सफारी पहनता है, वो सेठ भानु प्रताप का रूप ले लेता है। राजू उसी रूप में गिरधारी अंकल को बाहर जाते हुए देखता है। रुको गिरधारी अंकल, मुंशी अंकल, गिरधारी अंकल के घर के कागज उन्हें वापस कर दो। क्या कहा मालिक? अरे बाबा, जो तुमने सुना। और मुंशी जी अंकल, उनसे लिए पैसे भी उन्हें लौटा दो। पैसे भी? और हाँ अंकल, मेरे शहर से लौटने के पहले ये काम हो जाना चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें डबल पगार भी दूंगा। उसमें देर क्यों लगेगी? अभी के अभी दे देता हूँ मालिक। लेकिन ये सबको आज अंकल अंकल क्यों बोल रहे हैं? लगता है बुढ़ा सठी आ गया है। मुझे उससे क्या दुगनी पगार मिलेगी? वाह 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 वाह। ये लो। काम होने के बाद राजू जल्दी जल्दी में पेड़ के पीछे जाकर सफारी उतारता है और अपने रूप में वापस आ जाता है। इसके बाद वो सफारी लेकर मुंशी जी के पास आता है। मुंशी अंकल, ये लीजिए सेठ जी की सफारी। ये सफारी? अरे अभी अभी तो यही पहन के गए थे सेठ जी, अब फिर से ये यहाँ कैसे आई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इस जादू से परेशान मुंशी गड़बड़ाकर चक्कर खाकर गिर जाता है और राजू उसकी हालत देखकर हंसने लगता है। अरे मुझे तो इंस्पेक्टर अंकल की यूनिफॉर्म भी देनी है, जल्दी चलता हूँ। राजू जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे दिखाई देता है कि एक गुंडा एक गाड़ी को रोककर उसके सामने चाकू लेकर खड़ा है। रेडीमेड कपड़ों की दुकान निकाल कर बहुत माल कमा रहा है मोटे, निकाल सारा पैसा वरना इस रामपुरी से तेरी लंका फाड़ दूंगा। अरे इसी आदमी की वजह से तो पापा की नौकरी चली गई थी, अच्छा होगा कि गुंडे इसे लूट ले। यह सोचकर राजू पीछे घूमता है, लेकिन तभी उसे उसके पापा की बात याद आती है। राजू बेटा, हमारे साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करे तो हम भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, तो उसमें और हमारे बीच क्या अंतर रह जाएगा। कोई इंसान कैसा भी हो, हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पापा ने सही कहा था, लेकिन मैं इस आदमी की मदद कैसे करूं? तभी राजू की नजर पुलिस की यूनिफॉर्म पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है। राजू एक पेड़ के पीछे जाकर वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेता है और इंस्पेक्टर अंकल का रूप ले लेता है। गुंडे अंकल, अभी के अभी उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू के मुंह से अंकल सुनकर गुंडे चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी राजू को उसकी गलती याद आती है और वो हवा में गन से फायर करता है, जिसे देखकर गुंडे उस सेठ को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो बता दीजिए। उस आदमी के ऐसा कहते ही राजू के दिमाग में एक और आइडिया आता है। अब चंदन को आपके वहाँ नौकरी दे दीजिए, वो बहुत मेहनती है। इतना मामूली काम, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रख लूंगा। अरे मुंह मीठा करो राजू की माँ। क्या हुआ जी? अरे हमारे मार्केट में वो जो रेडीमेड कपड़ों की दुकान है ना, उसके मालिक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे उनके यहाँ डिजाइनर के तौर पर 5 गुना ज्यादा तनख्वाह पर काम पे रख लिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? पता नहीं, लेकिन लगता है कि जरूर कोई जादू हुआ है। वो सब जादू से ही हुआ था, लेकिन वो जादू किस चीज का है ये सिर्फ राजू को पता था।